गेम ऑफ थॉट एक्सप्लेन्ड। बॉर्न ऑन द 4th of July। कहानी 1956 में शुरू होती है। मेसेपेक्वा एक अमेरिका में जगह है जहां रोनी और उनके कुछ दोस्त चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं। रोनी को बचपन से ही आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का मन था। जब टीवी पर प्रेसिडेंट भाषण दे रहे थे तब रोनी की मां रोनी को बोलती है कि एक दिन तुम भी इसी तरह भाषण दोगे और देश की तरक्की के लिए तुम भाषण दोगे जिसमें पूरे देश के लोग तुम्हें सुनेंगे। रोनी हर खेल में चैंपियन था, हर चीज की प्रैक्टिस जी जान से करता था, पर जब एक बार कुश्ती की मैच हो रही थी उसमें बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो हार गया। सभी को बहुत दुख हुआ। सभी फिर से स्कूल आए, पर ये दिन कुछ नया था। स्कूल में मेरीन के चीफ आए और उन्होंने सबको मोटिवेट किया। बोले अमेरिका में आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स भी है, पर मेरीन में कोई मर्द का बच्चा ही जाता है। ये सबसे खतरनाक काम है। जिसको मौत से डर नहीं लगता वही मेरीन में आकर देश की सेवा करे। रोनी उसी वक्त डिसाइड कर लेते हैं कि मैं मेरीन में जाऊंगा, क्योंकि देश की सेवा करने का जज्बा उनमें बचपन से ही था। वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि मेरे पापा वर्ल्ड वार 2 में लड़े थे, अब मेरी बारी है देश की सेवा करने की। सभी दोस्त जब वहां से निकल रहे थे सब डिसाइड कर रहे थे कि सभी प्रॉम पर जाएंगे। इसके लिए रोनी अपनी गर्लफ्रेंड को, जिसे वो चाहते थे, उसके साथ जाना चाहते थे प्रॉम पर, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड को ये बात पता नहीं थी, तो वो किसी दूसरे के साथ जाने का प्लान बना लेती है। इस बात से रोनी को काफी दुख होता है, लेकिन रोनी उस रात को घर पे ही रहते हैं जिस रात को प्रॉम हो रहा होता है। अभी प्रॉम पड़ गए। इधर रोनी अपने पापा को कन्विंस कर रहे हैं मेरीन में जाने के लिए, पर उनके पापा खतरे को देखते हुए रोनी को मेरीन में जाने के लिए रोक रहे हैं। लेकिन उनकी माँ उसको सपोर्ट करती है कि तुम मेरीन में जाकर देश की सेवा करो। पापा को लगता है कि वहां जाएगा इसके लिए जान का खतरा है, वहां ना ही जाए तो अच्छा है। तो रोनी को पता ही नहीं चलता कि वो क्या करे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वो बारिश में दौड़ता हुआ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास, जहां वो प्रॉम पर किसी लड़के के साथ डांस कर रही है। वो डांस का ऑफर देता है अपनी गर्लफ्रेंड को और उसकी गर्लफ्रेंड तैयार हो जाती है इसके साथ डांस करने के लिए। वो रात बीत जाती है, फिर कई दिन भी। रोनी अब वियतनाम में है। 1967 के वार पर दोनों तरफ से हमला हो रहा है। रोनी की पहली लड़ाई। रोनी को जब पता चलता है कि उनकी गोली से कई सिविलियन की जान चली गई तो रोनी बहुत परेशान होता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि वो अब क्या करे। वो किसी भी अनजान लोगों को, किसी भी मासूम लोगों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसकी गोली से एक मासूम लोगों की हत्या हो जाती है, एक मासूम परिवार की हत्या हो जाती है, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था जो चल फिर भी नहीं सकता था। रोनी का उसके बाद लड़ाई पर ध्यान ही नहीं जा रहा था। वो क्या करे उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच इनके दोस्त विल्सन को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। रोनी मेजर को बोलते हैं कि विल्सन मेरे ही कारण मरा, क्योंकि मैं उसको कवर नहीं कर पाया, मेरा ध्यान वहां था ही नहीं। मेजर इनको समझाते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई में कोई भी मर सकता है, वहां कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरे दिन फिर से लड़ाई छिड़ जाती है। इनके पैर में लड़ाई में जाते ही गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी ये अपने जज्बे को कायम रखते हैं और खड़े होकर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। बहुत देरों के बाद लड़ाई करने के बाद इनकी छाती में गोली लग जाती है और ये गिर जाते हैं। इनके एक मित्र इनको उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहां पे कई लोग हॉस्पिटल में हैं। शाम हो गई है, लड़ाई भी खत्म हो गई है। बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, बहुतों को गोली लगी है, कईयों का पैर टूट गया, कईयों का हाथ टूट गया और बहुतों की जान गई। डॉक्टर के लिए सबको देखना भी मुश्किल हो रहा था। रोनी को बोला जाता था तुम तब तक जिंदा रहने की कोशिश करो जब तक डॉक्टर्स फ्री नहीं हो जाते। कई महीने बीत जाते हैं। सभी चोटिल फोर्स का इलाज एक ही जगह चल रहा था। बहुतों का दिमाग खराब हो गया था इस हमले के कारण, कईयों का पूरा शरीर। रोनी को डॉक्टर्स बोल रहे थे तुम कभी नहीं चल सकते, तुम कभी बाप भी नहीं बन सकते, तुम हमेशा व्हील चेयर पर ही रहोगे। लेकिन रोनी को इस बात पर विश्वास नहीं था। वो 2 स्टिक के सहारे चलने की कोशिश करता। अब एक दिन रोनी चलते चलते गिर गया, इसके पैर की हड्डी निकल गई। जो भी चांस था भविष्य में चलने की वो भी खत्म हो गया। हॉस्पिटल में सबको जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था। रोनी यही सब बोल रहे थे कि मैं देश की सेवा के लिए लड़ा हूँ, मुझे इंसान की तरह ट्रीट करो, मुझे जानवरों की तरह ट्रीट मत करो।
पर वहाँ के डॉक्टर इनको समझाते थे कि गवर्नमेंट हमें पैसा ही नहीं देती ठीक से सेवा करने की, गवर्नमेंट पैसा दे तब तो मैं सही से सेवा कर पाऊँ, सही से इलाज कर पाऊँ। खैर वो फेज भी निकल जाता है। 1969 का वो दिन आ ही गया जब रोनी अपने घर लौटा। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी इनको देखकर खुश हो गए, सभी गले मिल रहे हैं। पिता इनको बता रहे हैं कितने दिन में क्या हुआ, घर में क्या क्या चीजें बदली और पूरे समाज में क्या क्या चीजें बदली। अगले दिन वो अपने दोस्त के बर्गर के दुकान पर जाता है। वो इनको ऑफर देता है कैशियर के जॉब का, पर ये उसको ठुकरा देते हैं। ये बोलते हैं सरकार मुझे 17,000 दे रही है, मैं उसी में खुश हूँ, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। फिर वो जब घर जाते हैं और डिनर कर रहे होते हैं तभी रोनी का भाई वहां से चला जाता है। वो बोलता है मुझे वार से प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहता कि वार हो देश में। लेकिन वो रोनी तो देश के लिए लड़के आए थे, तो ये बात इनको काफी खराब लगती है कि मैं देश के लिए लड़के आया हूँ और मेरा भाई ही मुझे बोल रहा है कि लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। यह बात रोनी को काफी बुरी लगती है। अगले दिन रोनी के सम्मान में एक सभा रखी गई। वहां रोनी भाषण देते हैं कि वियतनाम में हमारी जीत होगी ही, सभी सिपाही जांबाजी से लड़ रहे हैं। यह सुनकर वहां के लोगों का हौसला बढ़ जाता है। ये जब बोल रहे थे मेरे पास हाथ है, आंख है और मेरे पास वो है, ये बोलते ही चुप हो गए। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। वो माइक पर से अलग कर दिए जाते हैं सभी दोस्तों के द्वारा, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहे थे। वहीं इनका पुराना दोस्त भी मिल जाता है जो जंग पर साथ में था। उनको भी गोली लगी थी। दोनों बात कर रहे थे कि गोली कब लगी, हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था थी, लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा था। इसी बातचीत में रोनी अफसोस जाहिर करते हैं कि पैर में गोली लगने के बाद शायद मैं नहीं उठता तो अपाहिज नहीं होता। मैं उस वक्त उठ गया, यही गलती कर दी मैंने। इतना दुख था कि वो छाती में गोली लगने तक लड़े। अगले दिन इनकी पुरानी गर्लफ्रेंड इनसे मिलने आती है। थोड़ी बातचीत होती है। थोड़ी बातचीत के बाद वो बताती है कि वार के विरोध में हूँ, तुम भी साथ आ जाओ और लोगों को बताओ कि वार कितना गलत है। रोनी नहीं जाते हैं, पर इनकी गर्लफ्रेंड उस आंदोलन में जाती है जहां वार का विरोध हो रहा था। वार खत्म हो इस पर चर्चा हो रही थी, इस पर बहस हो रहा था। वहां कई पुराने फोर्स के लोग भी थे जिनको मेडल भी मिला था, वो भी विरोध में थे, क्योंकि उनको तो करीब से जानकारी थी कि वार में क्या होता है। वो विरोध कर रहे थे वार का। जब यही आंदोलन ज्यादा उग्र हो जाती है तो वहां की पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है और वहां के सभी आंदोलनकारी वहां से भाग जाते हैं। रोनी एक दिन क्लब जाते हैं। वहां इनकी एक व्यक्ति से झड़प हो जाती है, क्योंकि वह इनको कायर बोल रहा था, बेईमान बोल रहा था जंग लड़ने के बावजूद। यह बात रोनी को काफी खराब लगती है। रोनी इस घटना से बहुत आहत होते हैं और वो काफी शराब पी लेते हैं। घर आकर वो बहुत तमाशा करते हैं। धीरे धीरे इनको भी ये रियलाइज हो जाता है लड़ाई हम बेकार में लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ने का कोई भी समझदारी की बात नहीं है। वो अपनी माँ को समझाते हैं कि हमारे सिपाही वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहते हैं। वहां पर औरतों और बच्चों को मारा जाता है, वहां कोई वार नहीं हो रहा है, पर माँ नहीं मानती है, इनको ही पागल बोलती है। रोनी के पिता इनको सलाह देते हैं कि तुम मैक्सिको चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा हुआ है। पर रोनी वहां नहीं जाना चाहते हैं। वो बोलते हैं मुझे प्यार चाहिए, कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, मेरी ये हालत हो गई है। इस बात से माँ भी परेशान है और कोई लड़की भी मुझसे प्यार नहीं करती है। पिता के बहुत समझाने के बाद वो मैक्सिको जाते हैं 1970 में। वहां जाते ही इनको वो जगह मिल जाती है जहां सेक्स वर्कर काम करती है। वहां पैसों की वजह से एक लड़की मिल तो जाती है, पर ये फिजिकली कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर्स ने पहले ही बोल दिया है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते हो। इस बात का इनको काफी दुख होता है, पर ये खुश रहते हैं कि थोड़ा सा तो रोमांस करने को मिला। जो जिस प्यार की जरूरत थी मुझे, वो थोड़ी सी तो मिली। वो वहां पर बराबर जाने लगते हैं। एक दिन इनके दोस्त का वहां किसी लड़की से लड़ाई हो जाता है। ये दोनों भी उस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। वहां के लोगों से लड़ने में वो लोग इनको निकाल देते हैं उस क्लब से, उस जगह से इनको निकाल दिया जाता है। ये दोनों दूसरे जगह जाने लगते हैं, पर गाड़ी वाला इनको अपाहिज देखकर, अनजान देखकर वहां इनको ठगना चाहता है। ये बात इनको समझ में आ जाती है तो ये गाड़ी वाले से भी झड़प करने लगते हैं। इनको बीच में ही उतार दिया जाता है, रास्ते में ही।
इन दोनों में ही लड़ाई हो जाती है, क्योंकि दूसरा जो आदमी था, रोनी का जो मित्र था, वो इनसे पूछता है कि तुम वहां औरतों और बच्चों को भी मारे हो, लेकिन इस बारे में ये बात ही नहीं करना चाहते थे। वो दोनों लड़ ही रहे थे, तभी एक कार वाला वहां पे आता है और इन दोनों को तब तक समझ आ चुका होता है कि लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, बीच रास्ते में हम हैं, यहाँ कोई आया है मदद करने के लिए तो उससे मदद ले लिया जाए, क्यों लड़ाई झगड़ा करे। ये दोनों उस गाड़ी में बैठते हैं और वो जो कार ड्राइवर था इन दोनों को सही जगह पर पहुंचा देता है। रोनी फिर विल्सन के कब्र पर जाते हैं, उसके बाद उनके घर और उनके घर वाले को बताते हैं कि वियतनाम में क्या क्या हुआ था। वो कॉन्फेस करते हैं कि वियतनाम में विल्सन की मौत हमारी ही गोली से हुई है, वो किसी दुश्मन की गोली से नहीं मरा है। वो बोलते हैं कि वहाँ सभी लोग औरतों और बच्चों को मार रहे हैं, वह मासूम किसानों को मारा जा रहा है, वहाँ कोई ऐसी वार नहीं हो रही है जिसे छेड़ी जाए। ये जब बताते हैं कि मेरी ही गोली से विल्सन मरा है तो उनके परिवार वाले काफी दुखी तो होते हैं, लेकिन इनको माफ कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जानबूझकर उसको नहीं मारा है। रोनी को जब ये समझ आता है कि वार से कोई फायदा नहीं है तो वो भी उस आंदोलन में चले जाते हैं जहां वार का विरोध हो रहा था। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए, हॉल में जाकर सबको बताया कि वियतनाम में क्या चल रहा है, किस तरह से मासूम किसान और औरतों बच्चों को मारा जा रहा है। पर वहां दो गुट में झड़प हो जाती है, एक वार के समर्थक और एक वार के विरोधी। इस दोनों गुट में झड़प हो जाती है। रोनी बोलते रहते हैं कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, हमें गलत जानकारी दे रही है। टीवी पर न्यूज इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम वहां पे हार रहे हैं, हम वहां पे गलत कर रहे हैं, लेकिन कोई इनकी नहीं सुनता है, इन्हीं से लड़ने लगता है। पुलिस भी आती है इनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन इनके कई दोस्त इनको छुड़ा कर वहां से ले जाते हैं। ये अपना आंदोलन जारी रखते हैं, वहां से इनको बाहर निकाला जाता है, फिर से वो वहां अंदर चले जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। कई दिन, सालों, महीनों के बाद युद्ध खत्म होता है और इनका पूरा श्रेय रोनी को दिया जाता है और उनको एक भाषण के लिए बुलाया जाता है। बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है कि रोनी इस सब में काफी योगदान दिया है युद्ध को रोकने में। सही में युद्ध से कोई फायदा नहीं होता है, देश को जहां तक हो नुकसान ही होता है। तो यही थी बॉर्न ऑन द 4th जुलाई का एक्सप्लेनेशन। आपको यह कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और किस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट में लिखें। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे कई मूवी का एक्सप्लेनेशन देता रहता हूँ और कई सारे मोटिवेशनल वीडियो और मूवी सजेस्ट करते रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।